हेलो फ्रेंड्स, आप सब मुझे देख पा रहे हैं एडू फोरम एकेडमी पे। तो हमने कल स्टार्ट किया था साइंस पढ़ना और क्लास 9 से शुरू की थी। हम 9 to 12 साइंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस पे। एनसीईआरटी की बुक्स की पूरी स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। तो कल हमने अपना चैप्टर का थोड़ा भाग खत्म किया था। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो कल हमने जाना था कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ है क्या, पदार्थ को पदार्थ क्यों बोलते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके गुण क्या है, क्या क्वालिटीज हैं पदार्थ की। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। वही चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका अगला पार्ट। तो हम देखेंगे, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, कि पदार्थ मतलब मैटर के अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं, कि वो पार्टिकल कितना, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा आकर्षण बल है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इतना टाइट बंधे हुए हैं कि अलग नहीं हो पा रहे हैं। जितने ज्यादा टाइट रहेंगे इसका मतलब वो चीज उतनी ही ज्यादा सॉलिड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस पेन, इस पेन के जो इस पेन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इतना टाइटली बांधे हुए हैं कि ये पेन एकदम सॉलिड हो गया है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर गिरने पे, हवा में उछालने पे, इस पे हथौड़ा मारने से ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी आधार पर हम देखेंगे कि पदार्थ की और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और क्यों। तो शुरू करते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं। कौन कौन से? कल बताया था हमने, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसियस फॉर्म। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। माना ये कि पदार्थ है, इसके कण आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरीके से जकड़े हुए हैं, छोटे छोटे कण हैं और एक दूसरे को बहुत टाइटली, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो होगी ये बन जाएगी ठोस यानी सॉलिड, इस तरह की। वहीं अगर दूसरी चीज देखें कि कोई और पदार्थ है, उसके कण आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, किस तरीके से? ऐसे। उनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम है और पदार्थ के कणों के बीच स्पेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसके कण होंगे, कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स दिखेंगे। तो ये जो अवस्था पदार्थ की हो जाएगी, ये थोड़ा कम सॉलिड, मतलब उतनी ज्यादा ठोस नहीं रहेगी। तो ये जो अवस्था बीच की होगी ये हो जाएगी इन लिक्विड फॉर्म। वही एक तीसरी अवस्था जिसके बारे में बात करते हैं, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में क्या होता है, कोई पदार्थ है, उसके जो कण हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं, इतना इतना दूरी पे। तो ये अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है दो कणों के बीच का, वो काफी कम है और इस वजह से ये एक दूसरे से स्वतंत्र होके, फ्री होके इधर भी घूम सकते हैं, इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, कहीं भी अपना गति कर रहे हैं। तो ये हो जाती है गैसियस फॉर्म, जिसका हमने कल एग्जांपल समझा था। इसी रूम में अगर परफ्यूम की बोतल अगर थोड़ा सा प्रेस कर दी जाए, खुशबू है वो सब जगह फैल जाए। क्यों? क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है और चूंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो वो कहीं भी मूव करने के लिए आजाद है। वही पानी की हमने लिक्विड फॉर्म की बात की थी। चलिए पानी पी लेते हैं इसी बहाने। पानी के जो पार्टिकल है, वाटर के जो पार्टिकल है, उनके बीच की कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि वो अट्रैक्शन फोर्स उनमें कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम लें। वो जिस जगह है उसी जगह थोड़ी दूरी पे मूव करके है, लेकिन फिर वापस अपने उसी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि पानी है, ग्लास के अंदर है, तो जिस शेप का एक ग्लास है उसी शेप का वाटर दिखेगा। अगर इसको हम किसी चौड़े बर्तन में रखें तो इसका पानी का जो आकार है उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन ये अपना बर्तन यानी जिस पात्र में है उस पात्र से बाहर नहीं जा सकता, ये उड़ नहीं सकता यहाँ से जब तक इसको गर्म न किया जाए। तो ये पदार्थ की, मैटर की 3 अलग अलग फॉर्म हुई। इसके बारे में थोड़ा और हम बात करते हैं। जैसे कि कोई चीज है, उस पर हथौड़ा मारने से वो कितनी आसानी से अपना स्ट्रक्चर बदल देती है। इसको हम तोड़ सकते हैं लेकिन इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। जो पदार्थ के कण हैं वो इतना टाइट बंधे हुए हैं कि वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तभी तो ये ठोस हो पाया है। तो इसी आधार पे हमने देखा है कि इन पदार्थों का एक निश्चित आकार, जब हम ठोस की बात कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म की, तो जो सॉलिड चीजें हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है, यानी
नगण्य संपीड़िता, संपीड़िता का मतलब कंप्रेशन। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। चलिए अगर मान लो ये दब भी रहा हो, मान लो रबर बैंड का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो वापस अपना उसी फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। लेकिन रबर बैंड भी सॉलिड है। स्पंज का एग्जांपल लेते हैं, स्पंज में तो दबा सकते हैं, खूब खींच सकते हैं, तोड़ के अलग कर सकते हैं, बट स्टिल वो सॉलिड फॉर्म में है। स्पंज में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में हवा भरी होती है, इसलिए उसको दबाने पे आसानी से वो दब जाता है। तो ठोस के साथ यही है सारी क्वालिटी है कि उनका एक निश्चित आकार रहेगा, उनकी स्पष्ट सीमाएं रहेंगी, स्थिर आयतन रहेगा, और नगण्य संपीड़ितता मतलब कंप्रेशन ना के बराबर होगा। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, और बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। इस पेन के एग्जाम्पल से आप ठीक से समझ सकते हैं। अब देखिए रबर बैंड को उन्होंने बोला कि रबर बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। पानी भी हम देख सकते हैं, खैर पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन चीनी पानी, यहाँ चीनी और हमने नमक की बात की है कि उसको जिस बर्तन में रखो वो उसी शेप में आ जाएंगे, लेकिन क्या उनका खुद का स्ट्रक्चर चेंज होता है? नहीं, इसीलिए वो ठोस है। स्पंज क्या है? स्पंज भी ठोस है, लेकिन फिर भी इसका कंप्रेशन पॉसिबल है। स्पंज को हम दबा सकते हैं, स्पंज को हम खींच सकते हैं। ये सब ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वो पुनः अपनी वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। अगर हम ज्यादा बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, उनके बीच में हवा भरी होती है। स्पंज माना ये स्पंज है और उसके छोटे छोटे कण हैं अंदर पदार्थ के, इनके बीच में ऑक्सीजन भरी हुई है, इसलिए जब हम दबाएंगे तो आसानी से ये कंप्रेस हो सकता है, लेकिन छोड़ने पे वापस अपना उसी फॉर्म में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का आकार प्रैक्टिकल हमने किए इस पे, तो प्रैक्टिकल इनके जैसे कि खाना जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, इनको अलग अलग बर्तनों में रखा। तो इस आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि द्रव का आकार नहीं बदलता, लेकिन आकार नहीं निश्चित होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन उनका आयतन निश्चित रहेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उसी का शेप ले लेंगे। द्रवों में बहाव होता है, इसका आकार बदलता रहता है। ठोस को आपने समझ लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डालो, जहां जिसमें डाल दो उसी शेप के हो जाता है। जैसे पानी है, दूध है, इसको आप चाहे ग्लास में रखो तो ग्लास के शेप का, कटोरी में रखो तो कटोरी के शेप का। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित रहता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनके कणों के बीच में इतना स्पेस होता है कि आसानी से मूव करते हैं। इनमें बहाव की प्रकृति होती है, इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रकृति होती है, इसलिए ये बहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इनके कणों के बीच में इतना अंतर नहीं होता है कि ये गैस वाले फॉर्म में आ जाए। वो गैसियस पार्टिकल्स की विशेषता रहती है। तो द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये ठोस नहीं हो पाते, तरल होते हैं। पानी को आप काट नहीं सकते, लेकिन पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, टाइट नहीं है, बट ऐसी अवस्था में है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उसके पार्टिकल्स को जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। उनके कणों के बीच में अगर हम बोले तो आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा ज्यादा होता है। अब एक चीज और देखने को मिलती है कि जो विसरण हमने कल बताया था, डिफ्यूजन की बात की थी, मतलब गतिशीलता जिसको कह सकते हैं, जो धुएं में होती है, गैस में होती है, अगरबत्ती के धुएं का एग्जाम्पल दिया था। अब एक बात और है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब अगर हम चीनी का या नमक का एग्जाम्पल लें, उसको हम एक माना ये इसमें पानी है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है,
अब हम इसमें क्या डालें, पार्टिकल डाल दें, किसके, चीनी के। कुछ ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, चीनी घुलते 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 बिल्कुल पानी में घुल जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ठोस का डिफ्यूजन है, सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन लिक्विड स्टेट में संभव है। और चूंकि ये पानी है तो इसमें गैस भी होगी कहीं ना कहीं, पानी में गैस तो होती है। तो इस तरह ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की जो गैसें होती हैं वो डिफ्यूज होकर जल में घुल जाती हैं। ये मोस्टली कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि पेड़ पौधे, जलीय जंतु खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये सब गैसें पानी में आसानी से रह सकती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। सांस में हम ह्यूमन है तो हम ऑक्सीजन लेंगे। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। पता रहता है, ये बात तो पता है कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी से पानी के जो जीव है वो अपनी सांस लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का डिफ्यूजन संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। सॉलिड पार्टिकल्स में डिफ्यूजन नहीं होता उतना ज्यादा जितना लिक्विड में होता है, और ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जो हमने बताया था, सॉलिड पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, एक दूसरे से बहुत टाइट से बंधे होंगे, उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, या कहें सबसे अधिक होता है। अब लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे। उनके बीच में आकर्षण बल, थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड की अपेक्षा कम रहता है। इसी वजह से लिक्विड का डिफ्यूजन इजी है, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में। अब गैस की बात हमने की थी, गैसियस पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, इतना दूर दूर, तो ये इनकी जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम आते हैं किस पे, गैसियस स्टेट पे, गैसीय अवस्था पे। गैसीय अवस्था की हम बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सिलेंडर में भरी हुई गैस है, उससे गुब्बारे जो फुलाए जाते हैं, बलून्स, उनमें वो गैस भरी जाती है। तो अब गैस को आप जिस बर्तन में रखेंगे, कंप्रेस होकर वो उसी बर्तन के आयतन का रूप ले लेगी और उसी बर्तन का शेप ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल, गैस, छोटा सा गैस सिलेंडर होता है, उसमें कितनी सारी गैस भरी होती है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंप्रेशन रेट है गैस की वो बहुत ज्यादा होती है। गैसों, ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता मतलब कंप्रेशन काफी अधिक होती है। जो कुकिंग गैस होती है, जिसकी हमने बात की है अभी, एलपीजी, वो गैस सिलेंडर में भरी जाती है। अब उसका आयतन जरूरी थोड़ी ना कि जो गैस सिलेंडर का आयतन उसके बराबर ही होगा, नहीं, गैस सिलेंडर के आयतन से कहीं ज्यादा जो गैस है वो उसमें भरी जाती है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे द्रवीकृत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या हॉस्पिटल में जो दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें जो कंप्रेस्ड गैस भरी रहती है। आजकल गाड़ियों में ज्यादा सीएनजी का यूज हो रहा है, तो उसका एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। इनमें कंप्रेशन काफी अधिक होने के कारण संपीड्यता की इंग्लिश होगी कंप्रेशन। ठीक है, इनमें कंप्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले बर्तन में भर सकते हैं। गैस सिलेंडर इतना है और गैस इतनी हो सकती है, लेकिन सारी कंप्रेस होके वो इस सिलेंडर में बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस थी वो कंप्रेस हो गई, इसके जो पार्टिकल्स यहाँ बिखरे हुए थे अब इसमें आके एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं। इसी वजह से इनको सिलेंडर्स में गैस भर के एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई कर देते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध के बिना, रसोई में प्रवेश किए बिना ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि गर्म खाना जब बन रहा है उसकी खुशबू ज्यादा दूर तक पहुंचती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए, उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके बहुत पास में होना होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने जब गर्म खाना बनाया है तो ताप बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कणों की, और जो गैस है, जो खुशबू है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से काफी दूरी तक फैल जाती है। ठीक है, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें।
अब चूंकि खाना है, खाना तो नहीं फैला है, खाना अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन उसमें जो गैस है, उसमें जो मसाले यूज किए गए हैं, उनकी खुशबू गैसियस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाती है। मतलब उसमें डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। एग्जाम्पल समझिए, यही गैस इतना दूर दूर पार्टिकल्स है, तो इनका जो विसरण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से हो जाता है और काफी लंबी दूरी तय कर सकती हैं ये। गैसीय स्टेट में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवार से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक, और ये गैस के पार्टिकल है। ये अनियमित रूप से, इनका कोई पाथवे ऐसा नहीं है कि फिक्स रास्ते पे ये गति करेंगे पार्टिकल्स, ये कहीं भी किसी भी दिशा में और बहुत तीव्रता से गति करते हैं, ठीक। अब जिस बर्तन में ये भरे हुए हैं, यहाँ ये अनियमित होकर गति कर रहे हैं, या कोई इस दीवार से टकरा रहा है, कोई इस दीवार से टकरा रहा है, कोई इस दीवार से, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो अब जब ये टकराते हैं तो जिस जगह टकराए हैं उस जगह पे, उस इकाई क्षेत्र पर एक गैसियस दबाव लगाएंगे। उस बल के कारण यहाँ क्या बनेगा, इस बर्तन में गैस का दबाव बन के तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कण हैं बर्तन की दीवारों पर टकरा रहे हैं और जिस जगह टकराते हैं उस जगह पर एक गैस का दबाव बनता है। चलिए आगे समझते हैं। क्या पदार्थ अपनी, ये सब हम पदार्थ की मतलब मैटर की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की, इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इनकी क्वालिटी क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका फिजिक क्या है, ठीक है। कल हमने भौतिक गुणों के बारे में जाना था, आज हम पदार्थ की अलग अलग स्टेट के बारे में जान रहे हैं, अवस्थाओं के बारे में, मतलब ठोस की प्रकृति कैसी होती है, गैस की प्रकृति कैसी होती है और द्रवों की प्रकृति कैसी होती है। अब एक बात और निकल के आती है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? मान लीजिए कोई चीज ठोस है, सॉलिड है, क्या वो लिक्विड स्टेट में जा सकता है? क्या वो गैसियस स्टेट में जा सकती है? अगर कोई लिक्विड है तो क्या वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है? तो एक जाहिर सी बात है, बहुत इजी एग्जांपल है, पानी है। पानी तीनों अवस्थाओं में रहता है। पानी ठोस भी होता है जैसे बर्फ, पानी लिक्विड भी है जैसे जो हम पीते हैं जल, और पानी गैस भी है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो जल वाष्प निकल जाती है तो वो गैसियस फॉर्म में होती है। अब ये हम देखते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब पानी अगर ये आइस क्यूब है, ठोस है, तो इसको लिक्विड स्टेट बनने में और फिर इसको गैसियस स्टेट बनने में इनके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम आगे चैप्टर में हम इसी चीज को देखेंगे कि इन पे हम अगर टेम्परेचर का घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या असर पड़ता है। तो तापमान परिवर्तन का इन पे कणों पे क्या प्रभाव पड़ता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ले जाते हैं, ठीक। अब देखें, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हमने कल बात की थी। गतिज, जब हम गर्म करते हैं कणों को, ठोस को गर्म करते हैं तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा जो होती है वो और तीव्र हो जाती है। अब जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जो उसके कण हैं उनमें वाइब्रेशन होता है। मान लीजिए ये कोई ठोस चीज है, पानी के अंदर ये बर्फ रखी हुई है, आइस क्यूब, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ी सी हीट दे दी या फिर इसको हम फ्रीजर से बाहर निकाल के लेके आए, इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उससे बाहर रूम टेम्परेचर पे हमने लाके रखा, मतलब इसका तापमान हमने बढ़ा दिया। तो क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं अंदर, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ये इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन करने लगते हैं। अब ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के बीच, अब ऐसा समझिए जैसे कि आइस क्यूब है, हमने इसको गर्म किया, हमने इसको जो हीट दी। अब मान लीजिए आइस क्यूब सॉलिड थी, सॉलिड जो चीजें होती हैं उन पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल, हमने जिसके पीछे बात की थी, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ये एकदम ठोस है, इसको हम कंप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने इसको आइस क्यूब को इतनी हीट दे दी, इतना गर्म कर दिया कि उसके कणों के बीच में कंपन शुरू हुआ। जब कंपन शुरू हुआ तो थोड़ी सी गतिशीलता है, थोड़ा मूवमेंट हुआ। अब मूवमेंट कैसे हुआ?
क्योंकि उनका जो आकर्षण बल था उनके कणों के बीच में वो कमजोर पड़ गया। किसकी अपेक्षा? उस दिए गए ताप की अपेक्षा। हमने जितना जितना डिग्री हमने टेम्परेचर इसको दिया है, वो टेम्परेचर इनके कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में कामयाब हुआ है। ठीक है, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस, ये आइस क्यूब है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तन का एक ही नियम था कि कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। हमने उसको गर्म किया, आकर्षण बल कम पड़ा, और आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कमजोर पड़ते ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होने लगता है उसमें। जब मूवमेंट हुआ तो ठोस पिघलकर द्रव की अवस्था में आ गया, मतलब सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं कि थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है कि अब जो टेम्परेचर हमने दिया है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक की इंग्लिश क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट। ये पेन है, सॉलिड है। अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसको हमने कहीं आग के ऊपर ऐसे रख दिया, और धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो कण हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है कमजोर पड़ा, कमजोर पड़ने के साथ ही ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएगा। अब जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है, जितना हमने टेम्परेचर उसको दिया है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, अगर जितना कम अट्रैक्शन फोर्स, टेम्परेचर की जरूरत उतना कम पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य के, उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। अब एक फैक्ट यहां नोट करने लायक है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है, कि हम बर्फ को इतना टेम्परेचर दें 273 273.16 केल्विन, ये केल्विन में है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? ये है आइस का गलनांक, बर्फ का गलनांक, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट। गलने की प्रक्रिया मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने की जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या नाम दिया है? फ्यूजन, संगलन। तो इसको और ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी एग्जाम के लिए भी ये पूरे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने संकलन समझा था, उस पूरी प्रोसेस को जिससे कोई भी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में एंट्री करता है, उस पूरी प्रोसेस को हमने संकलन मतलब फ्यूजन नाम दिया है। अब देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा जाती कहाँ है? हमने एग्जाम्पल देखा कि एक पानी का ग्लास है, उसमें हमने चीनी डाल दी। ठीक है, चीनी डाल दी, नमक डाल दी, या फिर कल हम बात कर रहे थे इससे पहले पार्ट में पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने कुछ कण डाल लिए, हमने उसको एक साइड रख दिया। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि धीरे 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 जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिघल के पूरा पानी में मिल जाएगा। उस बीच टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा, उस ना टेम्परेचर घटाया ना टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, समान ताप पे, नोटिस करने वाली चीज ये है कि समान ताप पे। अब जो समान ताप पे कोई ठोस गल रहा है तो ऐसे में उसकी एनर्जी, उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है कणों की, वो कहाँ जाती है? तो अब इसमें देखिए कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान हमने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, या इन्होंने आइस का एग्जांपल लिया है, बर्फ को आप छोड़ दीजिए तो उसका टेम्परेचर ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस उसके फ्रीजिंग पॉइंट से बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रख देना है, धीरे धीरे बर्फ पिघल जाएगी। टेम्परेचर तो हमने चेंज नहीं किया। अब उस टेम्परेचर पे, समान ताप की बात कर रहे हैं,
जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बिल्कुल ठीक है। अब उसको बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, बीकर मतलब ये लेबोरेटरी के जो प्रैक्टिकल होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। बीकर को ऊष्मा, अगर उसमें टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसके बावजूद भी ऐसा होता, तब भी वो पिघल जाती। कणों की पारस्परिक जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको खत्म करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। सारी थ्योरी है सॉलिड लिक्विड स्टेट की, वो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हमने खत्म किया, पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भेजा। अब उस अवस्था में भेजने के लिए इस ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। चूंकि टेम्परेचर में किसी तरह की वृद्धि हुई नहीं है, इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है। यहाँ बहुत गौर से ये चीज ध्यान रखने लायक है, बहुत ज्यादा एकदम फैक्चुअल चीजें हैं, वो भी साइंटिफिक फैक्ट है ये, कि तापमान में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। अब जो ऊष्मीय ऊर्जा थी वो बर्फ ने अवशोषित कर ली। अब ये माना जाता है कि बीकर में जितनी सामग्री ली गई है, जितनी सामग्री बीकर में छुपी है, बीकर में जो ली गई सामग्री है उसके अंदर जो ऊष्मा छिपी हुई है उसको इन्होंने गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट का नाम दिया है। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई एनर्जी से है। ये जो पूरा पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है और साइंस की लैंग्वेज में अगर हम इसको समझते हैं तो आपको ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि आखिर गुप्त ऊष्मा है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी यूनिट क्या है। ये सब आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये आपके लाइफ टाइम एग्जाम में काम आती रहेगी। मोस्टली एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे चीजें। गुप्त ऊष्मा, यहाँ गुप्त का अभिप्राय, गुप्त मतलब छिपी ऊष्मा। अब वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वायुमंडल का दाब जो अभी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड चीज है कोई, मान लीजिए हमने ये पेन है, ये 1 किलोग्राम का है, वायुमंडलीय दाब है, हमने अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, अब हम इसको इतना गर्म करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है मेल्ट होकर द्रव लिक्विड स्टेट में आएगा। द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा लगेगी, उसको कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन मतलब फ्यूजन, अर्थात ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और शायद एक बार केबीसी में भी पूछ लिया गया था। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बहुत ही कॉमन सी बात है कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें जो जल है, पानी है, चलिए पानी भी हम पी लेते हैं। जल के कणों की ऊर्जा सेम टेम्परेचर पर, अभी जो बर्फ के कण हैं, बर्फ किसमें, सॉलिड फॉर्म में, उसके कणों की अपेक्षा, बर्फ के कणों की अपेक्षा इसमें ऊर्जा अधिक होती है। ये एक ऐसा फैक्ट है, ये भी आप याद रखना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे करना है वैसे करिए, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण काफी तेजी से गति करते हैं। हम पानी को थोड़ा सा हीट देंगे तो पानी के कण और तेज मूव करेंगे और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है कि वे आकर्षण बल को तोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, पानी के जो जल में जो पार्टिकल्स हैं उसके हम अगर उसको हम हीट देंगे तो उनके कण एक दूसरे से दूर होंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ेगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अभी जो बर्तन, जो पानी आपको इस बर्तन में दिख रहा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके आपस में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि वो गैस बन के एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ने लगेगा। क्योंकि पानी उड़ता नहीं है, गैस उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि उसके कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है।
तो हमने ये बात समझी कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाता है, मतलब पानी को मोटी भाषा में समझिए, पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब मतलब जितना अभी एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। एक और फैक्ट आ गया है, इसको भी आप प्लीज याद रखिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पर द्रव पानी उबलने लगता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक हिंदी है, बहुत से लोगों को क्वथनांक समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए है ये बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉयल मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने वाला बिंदु अर्थात क्वथनांक। पीछे पड़ा था मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना, और जिस ताप पर जिस यूनिट पर पिघलता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, पानी का एक नेचर है ये भी। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव के सभी कणों को वाष्प में बदलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है कितना? 373 केल्विन। ठीक है, इसको भी याद रखना। और हमने पीछे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जाना था, ये क्या है? यह है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। संगलन को हमने कैसे परिभाषित किया था? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम ठोस ये माना था, उसके गलनांक पर मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए, लिक्विड स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हमने क्या बोला था? ऊष्मीय ऊर्जा, संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा। इसी तरह हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब हम रखते हैं नॉर्मल, और 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम जल को उबालने के लिए, मतलब बॉईल करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं जब वो भाप बनने लगता है, उसको हमने क्या नाम दिया है? वाष्पीकरण की। उसमें जो ऊष्मा लगती है उसको हमने बोला है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जाहिर सी बात है, भाप गैस फॉर्म में है और पानी लिक्विड फॉर्म में है। एक ठोस, द्रव और गैस अलग अलग स्टेट है, तो उनके कणों में अलग अलग ऊर्जा भी होगी, ऊर्जा की जो पावर है वो भी अलग अलग होगी। तो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर, अगर हम पानी के कणों को देखें तो पानी के कणों की अपेक्षा भाप में ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, हमने जब हीट दी थी, याद करिए, पानी को हम हीट देंगे, हीट देने के बाद क्या होगा? वो वाष्प में कन्वर्ट होगा। वाष्प में कन्वर्ट कैसे होगा? क्योंकि उसको अतिरिक्त ऊष्मा मिली है जो उसने अपने गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयोग कर ली है। ठोस है, लिक्विड में आता है, लिक्विड गैस में आता है कब? जब हम इसको हीट देते हैं तब। और जब गैस है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, मतलब इसको ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आएगा और इसको ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बदलकर, पीछे हम क्या पढ़ रहे थे कि तापमान का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बदलने का। तो हमने देखा कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से ले जा सकते हैं। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म करने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं।
लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। अब देखते हैं कैसे। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनते हैं, बीच की स्टेट में आती नहीं है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, लिक्विड स्टेट में आए बिना ठोस अवस्था से सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस फॉर्म और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इसकी इंग्लिश है सब्लिमेशन। ठीक है, अभी तक हमने पीछे पढ़ा कि तीनों स्टेट में आते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। पहले हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर किस में आएगा? गैसियस फॉर्म में आएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आते हैं, बीच की स्टेट में नहीं आते। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन।